हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर 2 रशियन रेवोल्यूशन जो चीज़ हम देख रहे थे, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, उस चैप्टर का 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका था, 3rd पार्ट तक कंप्लीट हो चुका था। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो है पार्ट 4, जिसमें हम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, रशियन रेवोल्यूशन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसे पॉइंट बाई लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ 2.5 का जो टॉपिक है, पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। ठीक है, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब मैं इस टॉपिक को आपको समझाती हूँ कि टॉपिक में पॉइंट में क्या बोल रहा है। ठीक है बच्चों, पॉइंट में कहा जा रहा है कि 1914 में, ठीक है, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच, यानी कि दो यूरोपियन अलायंस को जो दिखाया गया था, इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, द सेंट्रल पावर। टर्की जो था, ये तीनों जो थे वो सेंट्रल पावर के थे, एंड फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, later Italy and Romania. Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. Okay, this was the first world war. इसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार कहेंगे। बच्चों, जैसे कि दो यहाँ पे कहा गया, यूरोपियन अलायंस के बीच में जब बहुत लड़ाई लड़ी जा रही थी, युद्ध छिड़ गया था, इन्हों में देखा गया था कि एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये सेंट्रल पावर इनके पास था। ठीक है, जो दूसरे खेमे में, यानी कि दूसरे तरफ में देखा गया था कि जो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस है, बाद में वो इटली और रोमानिया में भी इसको शामिल किया गया था। इन सभी देशों के पास एक बहुत विशाल वैश्विक साम्राज्य था। इसीलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध यूरोप के बाहर भी बहुत ज़्यादा फैल गया था। ठीक है, इसी युद्ध का पहला जो युद्ध हुआ था, जिससे जो लड़ाई हुई थी, उसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार कहेंगे, पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे समझते हैं। इन रसिया में क्या हुआ, ये इस युद्ध को शुरू में रूसियों में ने देखा कि बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, जो रूसी लोग थे उन्होंने इस युद्ध को बहुत सपोर्ट किया, जनता ने भी इसका बहुत जोर साथ दिया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बहुत लंबा खींचा चला जा रहा था, ठीक है, जार में जो ड्यूमा में मौजूद एक वहाँ का जो मेन जो पार्टी थी, वहाँ पार्टियों ने से सलाह लेना उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, उसके प्रति उन्होंने लोगों का जो एक सपोर्ट होता है, जन समर्थन होता है, वो कम होने लगा। ठीक है, जर्मनी विरोधी भावनाएं, उनके अगेंस्ट जो सबकी फीलिंग्स थी, वो दिनों दिन बहुत ज़्यादा बदलती जा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जर्मनी जो था विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों के सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो जर्मन नाम था। ठीक है, और जो जारीना है, यानी कि जार की पत्नी महारानी को कहा जाता है। ओके बच्चों, जार की पत्नी महारानी को कहा जाता है। और जो अलेक्सांद्रा के जो है वो जर्मन मूल के होने के कारण ही उसके घटिया सलाहकार, यानी कि जो एडवाइज़र थे, वो बहुत ही घटिया थे। ख़ास तौर पर रासपुतीन नामक एक सन्यासी जो था, वो राजशाही की और मतलब लोगों का फेवरेट नहीं कहेंगे हम, बहुत लोकप्रिय नहीं कहेंगे, और लोकप्रिय बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये देखा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उसमें पूर्वी मोर्चे पर चल रही जो लड़ाई थी, उसे पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से वो अलग माना गया।
बिल्कुल अलग देखा गया। पश्चिम में जो सैनिक थे वो पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर जो सेना ने काफ़ी बड़ा फैसला तय कर लिया था कि इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह पे जा चुके थे। सेना की जो हार ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। रूस के रहने वाले जो लोग थे, वहाँ के लोगों का जो मन का जो मनोबल था वो पूरी तरह से टूट गया था। 1914 और 1916 में के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया के रूसी सेनाओं को भारी हार झेलनी पड़ी थी। 1917 यानी कि 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे बच्चों। सोचिए कितना बड़ा नुकसान था, है ना। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसल, बहुत सारी बिल्डिंग्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक ही ना पाए, ठीक है। फसलों, इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात में सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया गया, यानी कि लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। लोग उस चीज़ से नफरत करने लग गए थे। सिपाही भी युद्ध में से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाह रहे थे, यानी कि जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स भी कह रहे थे कि सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। अब उस वॉर में लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, ओके। उसके बाद बच्चों युद्ध में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखा गया था उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली जो आपूर्ति भी थी वो भी बंद हो गई थी, ठीक है। क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के जो बाकी देशों में मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण थे, यानी कि जो सामान था, ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगा था वहाँ का सामान सारा। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी थी बच्चों। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया जाता था, मतलब कहा जाता था कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप लोग जाइए लड़ने के लिए। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी थी। ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप्स ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाथ सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा था, ठीक है। उसके बाद बच्चों शहरों में भी रहने वाले के लिए रोटी, आटे का किल्लत हो गया था, मतलब इतनी कमी हो गई थी। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगते थे। देखा जाता था कि पूरी तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं, किस तरह से मार चल रही है खाने पीने के सामानों के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोग्राद में रूसी यानी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है। फरवरी क्रांति क्या है? पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद, ओके। यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, में फरवरी क्रांति, ये क्या है हम इसे देखते हैं, ठीक है बच्चों। ठंड के समय में, विंटर के समय में 1917 की ये बात है, ठीक है। 1917 की जो सर्दियाँ थी उसमें राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक है। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद डिफ्रेंशिएशंस को देखा जा रहा था, उसको ध्यान में रखकर शहर की बनावट तय की गई थी, ठीक है। मज़दूरों के जो क्वार्टर्स थे, कारखाने थे, नदी के दाएं तट पर थे, ठीक है। और बाएं किनारे की तरफ जो लेफ़्ट साइड में हम लोग देखते हैं उसमें फैशनेबल इलाके देखे गए थे, ठीक है। विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी, यानी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाई गई थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वो भी इसी तरह की थी, ठीक है। फरवरी में मज़दूरों के इलाके में खाद्य सामग्री यानी कि जो फूड आइटम होता था, फूड आइटम में भारी कमी पैदा हो गई थी। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी बच्चों, भीषण कोहरा, बर्फ़बारी भी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो जो पार्लियामेंट्री प्रतिनिधि थे, है ना, जो वहाँ पे पार्लियामेंट्रियंस जो देखा गया था, उनका कहना था, उन्होंने क्या कहा था कि वो चाहते थे कि जो निर्वाचित सरकार है ना, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे देखी गई है, जो निर्वाचित सरकार है बची रहे, इसीलिए वो जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। उनके अगेंस्ट वो लोग खड़े हो गए थे, उन्होंने रैलियाँ निकाली थी, धरने पर बैठ रहे थे वो लोग, ठीक है। इस तरह से 22 फरवरी को दाएं तट की स्थिति में फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई थी बच्चों, ठीक है। तालाबंदी घोषित करके लॉकडाउन, मतलब कहा गया है कि लॉकआउट कर दिया जाए पूरी तरह से।
ठीक है। अगले दिन इस फैक्ट्री के जो मज़दूर के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मज़दूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया था बच्चों। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी, वुमेंस भी इसमें आगे आई। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया बच्चों, नेशनल वुमेंस डे। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नक्सी प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। ठीक है बच्चों। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों पर सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया था बच्चों, तब सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए थे, इधर उधर बिखर गए। लेकिन 24 और 25 तारीख को बताया गया था कि 24 और 25 तारीख को वो फिर इकट्ठा होने लगे और सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया था। अब बच्चों आइए कि संडे 25 फरवरी को, यानी 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, यानी कि उनको नकार दिया गया पूरी तरह से। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। ठीक है, पॉलिटिकल बयान क्या होना चाहिए वो दिया। उसके बाद 26 तारीख को यानी कि 26 को प्रदर्शनकारी ने बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके पर इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय यानी कि पुलिस का जो ऑफिस था वहाँ पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया, बहुत तोड़फोड़ की वहाँ पे। उसके बाद रोटी, उनकी पेमेंट, काम के घंटों में कमी करने के लिए, लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि डेमोक्रेटिक पावर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए, उन सब चीज़ों की मांग के लिए पक्ष में नारेबाजी लगाने लग गए। बहुत सैकड़ों लोग जो थे सड़कों पर जमा हो गए बच्चों। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर से सैनिकों को तैनात कर दिया। उन पर फिर से उन घुड़सवार सैनिकों को बुलाया गया, लेकिन जो घुड़सवार सैनिकों की जो टुकड़ियां थी वो प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोलियां नहीं चलाएंगे। ठीक है। गुस्साए हुए जो सोल्जर्स थे उन्होंने रेजिमेंट्स की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आके वो भी शामिल हो गए। यानी कि जो घुड़सवार सैनिक थे बच्चों, वो भी उन जो धरने पर बैठे हुए लोग थे उनका साथ देने लग गए। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं बच्चों कि क्या हुआ कि उस शाम को ही सिपाही और मजदूर एक सोवियत और परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए थे बच्चों, जहां तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी वहीं पर पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। ठीक है। और दूसरे ही दिन बच्चों देखा जाता है, दूसरे ही शाम को ये देखा जाता है, नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं, क्या नेक्स्ट डे देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि जो सैनिक कमांडरों हैं उन्होंने सलाह दी कि वो राजगद्दी छोड़ दें। ठीक है। उन्होंने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली, लास्ट गवर्नमेंट तैयार की उन्होंने। तय किया गया था बच्चों कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सभा को सौंप दी जाए। ठीक है। सॉरी, उसका चुनाव जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यहाँ पे इलेक्शन के द्वारा यहाँ पे हर चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे हम किस तरह से ड्यूमा लीडर जो है वो किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इलेक्टेड ऑन द बेसिस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के द्वारा यहाँ पे उनके आधार पर ये किया जाएगा। उसके बाद फरवरी 1917 में राजशाही की गद्दी से हटाने वाली क्रांति का जो झंडा है वो पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया था। ठीक है बच्चों। उसके बच्चों यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि वुमेन्स ने फरवरी रेवोल्यूशन में कैसे हिस्सा लिया था। महिला कामगार जैसे हम लोग कहेंगे, यानी कि वुमेन्स वर्कर्स, किस तरह से उन्होंने भी हिस्सा लिया और फैक्ट्रीज़ में जाके काम करने की मांग की, अपने हक की बात की। इस तरह से उन्होंने भी आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है। फरवरी के बाद यानी कि आफ्टर फरवरी भी ये देखा गया था बच्चों की अंतिम लास्ट जो सरकार थी उन्होंने भूस्वामी और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। उसमें लिबरल्स और सोशलिज्म जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे वो लोग। उसके बाद बच्चों 1917 में वेल्सविको में के जो निर्वासित नेता थे व्लादिमीर लेनिन, वो उन्होंने देखा गया कि वापस रूस लौट आए थे। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक यानी कि 1914 में ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। वो उनका कहना था कि सोवियत की सत्ता
अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया था कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, युद्ध ख़त्म कर दिया जाए, सारी ज़मीन जो है वो किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया जाए, ठीक है। इस तरह से इन 3 मांगों से लेनिन की जो जो थीसिस थी, अप्रैल की जो थीसिस यहाँ पे बताई गई है लेनिन के द्वारा, उस जो मांग उन्होंने की थी उसे अप्रैल थीसिस का नाम दिया गया, इस नाम से वो जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था बच्चों कि अब अपने रेडिकल्स उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई थी बच्चों। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी यानी कि जो सोशलिज्म है, सोशल के साथ जो चल रहे हैं, क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है अभी भी, ठीक है। जो रेवोल्यूशन है उसका सही वक्त अभी भी नहीं आया है, इसीलिए फ़िलहाल अंतिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों तक की जो घटनाओं हैं उनकी जो सोच है वो बदल गई, ठीक है। कैसे सोच उनकी बदल गई थी बच्चों, ये भी हम देखेंगे। बच्चों, गर्मियों में मजदूर आंदोलन बहुत ज़्यादा फैल गया था। समर में जो वर्कर्स मूवमेंट को बहुत ज़्यादा देखा गया, ठीक है। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने और मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियन जो है उनकी तादाद बढ़ने लगी बच्चों। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियत ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतिम सरकार की ताकत कमज़ोर हो रही थी बच्चों, वैसे वैसे बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा था, ठीक है। सरकार जो थी वो असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी थी बच्चों। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही जो कोशिशें थी उसको रोकने की कोशिश की। मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार किया, ठीक है। उसके बाद 1917 में जुलाई के 1917 में वोल्स्पो द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे वोल्शेविक नेताओं को छिपाना या भागना पड़ गया था बच्चों। उसके बाद गांव में बच्चों पीसेंट्स यानी कि गांव में किसानों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता जो थे उन्होंने भूमि पुनर्वितरण, है ना, यहाँ पे दिखाया गया था कि रेडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड, ठीक है, के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी बच्चों। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है बच्चों। समझ गए यहाँ तक? मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे के टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो है 3.2 का बच्चों, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 का, ठीक है। 1917 में क्या है अब हम इसे देखेंगे बच्चों। जैसे जैसे वो अंतरिम जो सरकार थी जो यहाँ पे देखी जा रही थी कि जो प्रोविजनल सरकार है, गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो बात की जा रही है और बोल्शेविकों के बीच जो एक टकराव बढ़ता जा रहा था, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप, है ना, यहाँ पे देखा गया था कि तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप जिसे कहा गया है, डिक्टेटरशिप थोप देने की आशंका दिखाई देने लग गई थी बच्चों। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों के बीच मौजूद बोल्शेविकों को जो है ना वोल्शेविकों उनको इकट्ठा किया गया था बच्चों। उसके बाद जो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जा के लिए उन्होंने लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना किस दिन लागू किया जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद 24 अक्टूबर को यानी कि 24 अक्टूबर को बच्चों विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए जो प्रधानमंत्री थे केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करके शहर से बाहर चले गए। तड़के ही उन्होंने अर्ली मॉर्निंग ही सरकार के वफादार सैनिकों ने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों में घेरा डाल दिया। टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया था बच्चों। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले, ठीक है।
मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक जो युद्धपोत है उस पर विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी गई। बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट होने लग गए वहाँ पे। उसके बाद युद्धपोतों ने नेवा को रास्ते से आगे बढ़ते हुए देखा, विभिन्न सैनिक ठिकानों पर अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते इवनिंग होते होते पूरा शहर जो है वो क्रांतिकारी सीमित के नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों ने जो है वो वहाँ पे जाके सरेंडर कर दिया, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया। और पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने वोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लग गई थी बच्चों। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई और ख़ास तौर पर मॉस्को में। लेकिन दिसंबर के मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर वोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ठीक है बच्चों। उसके बाद का जो पॉइंट है बच्चों, उसके बाद का पॉइंट बनता है आपका कि व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, यानी अक्टूबर के बाद क्या बदला, क्या क्या चेंजेस आए अक्टूबर के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को भी बच्चों पढ़ लेते हैं। मैं आपको इस पॉइंट को भी समझा देती हूँ कि इस पॉइंट में क्या हुआ। बच्चों यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, एक इमेज दिख रहा है। वो जो इमेज है वो है सोवियत टोपी, यानी कि बुनियोदको, यानी कि ये सबसे पहने हुए एक सिपाही है। ठीक है, सोवियत हैट, एक टोपी पहने हुए यहाँ पे दिखाया गया है, एक सोल्जर्स की फ़ोटो दी गई है। ठीक है, वो है ये। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्या हुआ इसे हम पढ़ते हैं कि अक्टूबर में क्या क्या, अक्टूबर के बाद क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो अक्टूबर के बाद बच्चों चेंजेस ये आए थे कि जो बोल्शेविक है उसकी निजी संपत्ति की व्यवस्था पूरी तरह से उसके खिलाफ थी। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है और जो बैंक है वो नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण उनका किया जा चुका था। उनका जो मालिकाना था, उनका जो स्वामित्व था, वो प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। ठीक है, जो ज़मीन है, ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था कि ये सामाजिक है, सोशल है, सभी लोगों का है। किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी बच्चों। शहरों को बोल्शेविक के मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, ताकि बेघर बार और ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। ठीक है, उन्होंने उसके बाद जो अभिजात्य वर्ग थे, जो अलग से और भी अलग जाति के जो वर्ग बनती है, वो उनके द्वारा पुरानी प्रविधियों को इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई बच्चों। ठीक है, इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोक्का का चुनाव किया गया था। जो ये यहाँ पे आपको इमेज दिखाई जा रही है, इसके बारे में बात की गई है। यही है एक बुदियोनोक्का पहने हुए एक सिपाही, बुदियोनोक्का एक टोपी थी, सोवियत टोपी, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। नवंबर 1970 में बोल्शेविक के संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए, लेकिन इस चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों जनवरी 1918 में असेंबली की तरफ से बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया, यानी कि माना नहीं गया। ठीक है, लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। उनका मत था, क्या मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, डेमोक्रेटिक संस्था है। ठीक है, उसके बाद बच्चों मार्च में 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लियोस्टक में जर्मनी से संधि कर ली थी, वह उनके साथ हाथ मिला लिया और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए उन्होंने होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने का एकमात्र पार्टी रह गई, वो बच गई थी। ठीक है, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश का संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू यानी कि एनकेवीडी का नाम दिया गया, उसके बाद बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ से आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। ठीक है, अक्टूबर 1917 में बच्चों 1917 के बाद, ठीक है,
1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, लेकिन पार्टी द्वारा जो थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लग गया था, कि उनका कहना था कि अब हमें इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड द टू व्यूज़, है ना। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, इसके दो दृष्टिकोण देखे गए थे यहाँ पे बच्चों। दो चीज़ों के बारे में बताया गया था कि जो 25 अक्टूबर 1905 में हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर थी वो गांव में पहुंच गई थी। लोगों ने खूब खुशियां मनाई, किसानों ने इसका मतलब मुफ्त ज़मीन, युद्ध का खात्मा, ये सारी बातें की उन्होंने। जिस दिन खबर मिली थी उस दिन ज़मींदारों की हवेली लूट ली गई, खेत कब्जे कर लिए गए, विशालकाय बाग में पेड़ काटकर सारी जो लकड़ी है किसानों के बीच बांट दी गई थी बच्चों। किसानों के बीच में पूरी खुशी आ गई थी। ठीक है, और उसके बाद ज़मींदार परिवार के सदस्य भी अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखे कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। ठीक है, तख्ता पलट हुआ, बिना किसी परेशानी के, खामोशी के, शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती के दिन बर्खास्त के बाहर थे वो लोग। उसके बाद उन्होंने मिखाइल लोविच यानी कि जागीर का जो मालिक होता है वो बिल्कुल शांत था। उन्होंने उनकी लड़कियां भी थी, जिसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि क्या हुआ था कि वो बहुत ही विनम्रता से बात करता था। हमारे पास 2 गाय 2 घोड़े छोड़ दिए गए हैं। नौकर बार बार उन्हें यही कहते थे कि हमारी फ़िक्र ना करें, ठीक है, और उन्हें जीने दो, ऐसा वो बार बार कहते थे। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है, ऐसा वो कहते थे। हम उनमें मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। उसके बाद क्या क्या अफवाहें थी। अफवाहें हैं कि कई गाँवों में लोग कमेटियों के बाहर निकल कर पूरी जागीर दोबारा मिखाइल लोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, ये सारी अफवाहें थी बच्चों। ये हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी कुछ बातें थी और कुछ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जज समय मान का बात यहाँ पे कही गई थी। कहा गया था कि रशियन विलेज में कैसे 2 कंट्रीज़ ऑफ अ रशियन विलेज 1997 में ये दिखाया गया था। 2 कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया था कि किस तरह से 2 व्यूज़ आए हैं सामने, इसको मैंने आपको समझाया। ठीक है बच्चों आज की वीडियो में आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर हम आगे और बढ़ेंगे तो फिर आपको जो समझाया है मैंने वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो बाकी का जो जितना भी पॉइंट बचता है वो मैं इस चैप्टर के लिए लास्ट पॉइंट टॉपिक लेकर के आऊँगी, लास्ट पार्ट लेकर के आऊँगी, जो होगा पार्ट 5, ठीक है। तो मैंने इस पूरे चैप्टर का पार्ट 5 डिवाइड किया है, तो आज मैंने पार्ट 4 को कंप्लीट किया। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको पार्ट 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से सुने, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको पूरी वीडियो, पूरा जो पॉइंट है, पूरा जो चैप्टर है, ये जो मैंने अभी समझाया आपको इस वीडियो के थ्रू, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका पार्ट 4, ठीक है। इसके बाद मैं आपका जो लास्ट पार्ट है वो पार्ट 5 में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, जिसका टॉपिक होगा बच्चों 4.1 में है वो टॉपिक, ठीक है। वहाँ से हम लोग पार्ट 5 को स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है, मैं आपको बता दे रही हूँ पॉइंट का नाम, ताकि आपके ध्यान में रहेगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। वो है द सिविल वॉर। हम इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पार्ट 5 से, जिसको गृह युद्ध का नाम दिया जाता है। सिविल वॉर, गृह युद्ध, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर के आऊँगी, ठीक है बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी क्लास 9 के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। और जैक बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ये हिस्ट्री का चैप्टर 2, ठीक है, तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। उनके सिलेबस में ये ऐड है, तो ये उन्हें समझना चाहिए। CBSE बोर्ड, स्पेशली CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए और जैक बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से सुना, समझा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। बाय बच्चों।